स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चलते हैं, आज पैराग्राफ नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। लिखा है द फैमिली सैट डाउन एट द टेबल एंड बिगैन टू टॉक अबाउट द समर हॉलीडेज। कह रहा है कि जो फैमिली थी यानी जो परिवार था, द फैमिली मतलब होता है परिवार, सैट डाउन मतलब बैठ गया, एट द टेबल यानी मेज पर, है ना, एंड बिगेन टू टॉक और बात करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, अबाउट द समर हॉलीडेज यानी समर यानी गर्मियों की छुट्टी के बारे में उन्होंने बात करना प्रारंभ कर दिया। They had to decide a place to visit during the vacation. उन्हें एक ऐसे स्थान के बारे में निश्चय करना था, निर्णय लेना था, जहाँ पे वे छुट्टियों में क्या कर सकते थे, विजिट यानी घूम सकते थे। विजिट मतलब होता है घूमना, तो घूम सकते थे। एक ऐसे स्थान के बारे में उनको निश्चय करना था जहाँ पे वे घूम सकते थे ड्यूरिंग वैकेशंस, छुट्टियों के दौरान। शुड दे गो टू देयर विलेज आर हिल स्टेशन। क्या, अब वो आपस में बात कर रहे हैं, शुड दे गो क्या उन्हें जाना चाहिए, टू देयर विलेज उनके गांव, आर हिल स्टेशन अथवा पहाड़ी के स्टेशन पर, अथवा पहाड़ी स्टेशन पर। द पेरेंट्स माता पिता, प्रेफर्ड द विलेज माता पिता ने क्या किया, गांव को ज़्यादा महत्व दिया। वाइल द चिल्ड्रन विश्ड टू गो टू हिल स्टेशन, जबकि बच्चों ने इच्छा की कि वे कहाँ जाएं, गो टू हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी वाले क्षेत्र में जाएं। आगे देखिए, आफ्टर फ्यू मोमेंट्स कुछ क्षणों बाद, ऑफ डिस्कशन चर्चा के कुछ क्षणों बाद, चर्चा के कुछ क्षणों बाद। देखिए इसके बाद लिखा है आफ्टर फ्यू मोमेंट ऑफ डिस्कशन यानी चर्चा के कुछ ही क्षणों बाद, द एल्डर्स डिसाइडेड टू विजिट बोथ द प्लेसेस। करा बड़ों ने निश्चय लिया कि दोनों स्थानों पर हम लोग क्या करेंगे, विजिट करने जाएंगे, घूमने जाएंगे। करा कि डिस्कशन की कुछ क्षणों बाद बड़ों ने निर्णय लिया कि टू विज़िट बोथ द प्लेसेस मतलब दोनों जगहों पर हम लोग क्या करने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। आगे करा फर्स्ट दे शैल गो टू विलेज फॉर अ वीक, पहले वो एक सप्ताह के लिए कहाँ जाएंगे, फर्स्ट मतलब पहले, दे मतलब वे, शैल गो मतलब जाएंगे, टू द विलेज गांव, फॉर अ वीक एक सप्ताह के लिए, एंड देन स्टे एट हिल स्टेशन फॉर रिमेनिंग डेज और बाकी दिनों के लिए भी कहाँ रहेंगे, स्टे एट द हिल स्टेशन यानी पहाड़ी वाले क्षेत्रों में रहेंगे, फॉर द रिमेनिंग डेज बाकी के दिनों में। तो आप जानते हैं समर वैकेशन कुल मिला करके 30 डेज़ का होता है या 40 डेज़ मान लीजिए। तो उन दिनों में ये पहले की जो कुछ पहले के जो वीक है, एक वीक जो है यानी 7 दिन लगभग यहाँ रहेंगे, बाकी के 4 वीक जो है हिल स्टेशंस के लिए रहेंगे। तो कह रहा फॉर द फर्स्ट टाइम पहले, द फैमिली शैल बी टुगेदर, है ना, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। कह रहा कि पहली बार ऐसा था, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा था, द फैमिली शैल बी टुगेदर कि परिवार एक साथ था, ड्यूरिंग द हॉलीडेज गर्मियों की छुट्टी में। पहली बार ऐसा था कि जब पूरा परिवार एक साथ था, है ना,
द फैमिली शैल बी टूगेदर, कह रहा पहली बार होगा जब परिवार एक साथ रहेगा ड्यूरिंग द हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टी में। द चिल्ड्रन वर हैप्पी विद द हॉलीडे प्लान, कह रहा बच्चे, द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वर मतलब थे, हैप्पी खुश, विद मतलब के साथ, द हॉलीडे प्लान यानी छुट्टी की इस योजना से बच्चे बहुत खुश थे। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन को रीड करिए, देन यू कैन इजली आंसर द क्वेश्चंस। लिखा है द पर्पज फॉर विच द फैमिली सेट डाउन एट द टेबल, कह रहा कि वह उद्देश्य क्या था जिसके लिए परिवार क्या है टेबल पर बैठा हुआ था, है ना। क्या उसका उद्देश्य था, क्या करने के लिए वे सब जो है, क्या पर्पज था जिसकी वजह से वे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो पहला है डिसाइड ए प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग द वैकेशन, एक स्थान का निर्णय लेने के लिए जहाँ पे वे छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते। एजुकेट द चिल्ड्रन हाउ टू कैरी आर्टिकल्स, बच्चों को एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि कैसे सामान रखते हैं ड्यूरिंग विजिट टू ए हिल, जब हम कहीं एक हिल स्टेशंस यानी पहाड़ी क्षेत्र को घूमने जाते हैं। डिसाइड टू डेट व्हेन दे शुड स्टार्ट देयर जर्नी, कह रहा कि एक मिलाप, है ना, एक डेट जो है, एक दिनांक जो है तय करना जब वे क्या, जब उन्हें जर्नी यानी यात्रा शुरू करनी चाहिए, एक ऐसा डेट जो है वो कब फिक्स करते। और अगला था टेल द चिल्ड्रन, है ना, दैट दे विल विजिट अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग दिस वैकेशन, कह रहा कि वे टेल मतलब कहते, द चिल्ड्रन मतलब बच्चों से, दैट कि दे विल विजिट ए हिल स्टेशन ड्यूरिंग दिस वैकेशन, कि वे जो है देखो, टेल द चिल्ड्रन दैट दे विजिट ए हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। देखिए बीच में डिस्टरबेंस के लिए जो है क्षमा चाहते हैं। देखिए टेल द चिल्ड्रन दैट दे विल विजिट ए हिल स्टेशन ड्यूरिंग दिस समर, कह रहा है बच्चों से कहते कि वे क्या करने जा रहे हैं, विजिट घूमने जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस वैकेशन, मतलब इन छुट्टियों में वे हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। तो पहला ही डिसाइड ए प्लेस, एक वे अभी इस डिस्कशन, इस उद्देश्य के लिए बैठे हुए थे कि एक किसी स्थान का निर्णय हो जाए जहाँ पर उन्हें छुट्टियाँ बिताने जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो जिन बच्चों का विकल्प 1 आ रहा है उनका विकल्प पूरी तरह से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अगला कह रहा है थोड़ा सा इसको मैं जूम फील्ड कर दूं, क्या है द फाइनल प्लान, है ना, कह रहा द फाइनल प्लान यानी जो निश्चित आखिरी प्लान जो था टू विजिट यानी घूमने जाने का जो आखिरी प्लान था वो क्या था। दियर विलेज, वे अपने गांव उनके गांव जाने का उनका आखिरी निश्चय था। ए हिल स्टेशन, एक हिल स्टेशन जाने का आखिरी निश्चय था। दियर होम टाउन, उनके गांव जाने का। दियर विलेज एज वेल एज हिल स्टेशन, उनके गांव और उसी तरह जो है एक पहाड़ी क्षेत्र को भी। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प संख्या 3, वे सिर्फ पहाड़ी पर नहीं जाना चाहते थे, वे सिर्फ उनके गांव नहीं जाना चाहते थे, वे सिर्फ उनके घर जो है होम टाउन नहीं जाना चाहते थे, वे दोनों ही क्षेत्रों में, यानी पहले वे गांव जाना चाहते थे एक वीक को एक्सपेंड करने के लिए, अदरवाइज़ फिर वो हिल स्टेशन जाना चाहते थे। चलिए अगला देखिए, अगला है द फाइनल डिसीजन वाज मेड बाई। तो आखिरी निर्णय किसके द्वारा किया गया,
आखिरी निर्णय किसके द्वारा किया गया? बॉयज़, तो बॉयज़ के द्वारा नहीं किया गया, गलत बात है ये। गर्ल्स, तो गर्ल्स के द्वारा भी नहीं किया गया, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। वुमेन्स, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो आखिरी निर्णय एल्डर्स यानी बड़ों के द्वारा किया गया, बड़ों के द्वारा ही आखिरी निर्णय किया गया, आखिरी निर्णय बड़ों के द्वारा ही किया गया, आखिरी निर्णय जो है बड़ों के द्वारा ही किया गया कि उनको जो है क्या है। अब अगर इसको जज करना चाह रहे हैं कि कैसे हमने ये बात कह दी, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर अ few moment discussion the elder decide to visit both the places। मतलब जो है एक निर्णय के बाद जो है बड़ों ने यह निश्चय किया कि हमें जो है एक ऐसा स्थान घूमना चाहिए। आगे देखो, चौथा आपका प्रश्न है They decided first to go the village and stay there for। कह रहा है उन्होंने पहली बार निर्णय लिया कि वे गांव जाएंगे और वहां रुकेंगे। आ डे, एक दिन के लिए, अ वीक, एक सप्ताह के लिए, 10 डेज, 10 दिनों के लिए, फोरनाइट यानी सिर्फ रात्रि के लिए। तो ये गलत है, एक दिन के लिए नहीं, 10 दिनों के लिए नहीं, फोर्टनाइट के लिए नहीं, क्या है, एक सप्ताह के लिए वे वहाँ रुकना चाहते थे। फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न का दूसरा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा वाई चिल्ड्रन वर अनहैप्पी, क्यों बच्चे नाखुश थे, क्यों बच्चे अनहैप्पी थे या खुश नहीं थे। बिकॉज अ हिल स्टेशन वाज इंक्लूडेड इन देयर हॉलीडे प्लान। देखिए अगला प्रश्न है आपका, वाई चिल्ड्रंस हैप्पी, वाई वर चिल्ड्रन हैप्पी, बच्चे खुश क्यों थे। बिकॉज ए हिल स्टेशन वाज इंक्लूडेड इन देयर हॉलीडे प्लान, क्योंकि एक पहाड़ी स्टेशन को भी उनके छुट्टियों के दिन में जो है छुट्टियों का जो प्लान था, योजना थी छुट्टियां बिताने की, उसमें सम्मिलित कर लिया गया। बिकॉज ए विजिट टू देयर विलेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर हॉलीडे प्लान, करा क्योंकि जो उनके गांव घूमने का की जो योजना थी उसको एक्सक्लूडेड कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया उनके हॉलीडे प्लान से, उनकी छुट्टियां बिताने की योजना से। बिकॉज दियर चॉइस प्रिवेल्ड, क्योंकि उनकी पसंद को क्या किया गया, माना गया। बिकॉज दे वर गोइंग ऑल एलोन टू हिल स्टेशन, क्योंकि वे जो है अकेले ही क्या है हिल स्टेशंस जाना चाहते थे, या क्योंकि वे अकेले ही हिल स्टेशन गए। लेकिन यहाँ पे ये सभी विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। चौथा भी गलत, तीसरा भी गलत और ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका देखिए, ये पूरा पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला विकल्प है ना। बिकॉज ए हिल स्टेशन वाज इंक्लूडेड इन देयर हॉलीडे, उनकी छुट्टियों की योजना में पहाड़ी स्टेशन का भी को सम्मिलित किया गया और बाकी वो गांव घूमने भी गए। तो जिन बच्चों का आपका जो है पांचवें प्रश्न का पहला विकल्प आ रहा होगा उनका सही है ना। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें एक लेखक किताबों के बारे में कुछ कहता है, लिखा है ए बुक इज़ रिटन नॉट टू मल्टीप्लाई द वॉइस मेयरली, नॉट टू कैरी इट मेयरली, बट परपेचुएट इट। इसका अभिप्राय है कि एक किताब लिखी जाती है ना सिर्फ आवाज़ बढ़ाने के लिए और ना ही इसे ढोने के लिए, है ना, ना ही इसे क्या है
ढोने के लिए। कह रहा है कि सिर्फ किताब सिर्फ आवाज़ बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ उसे ढोने के लिए नहीं, है ना, लिखी जाती है। द आर्थर हैज समथिंग टू से which he perceives to be true and useful or helpfully beautiful. The author has something to say which he perceives to be true and useful or helpfully beautiful. कह रहा है लेखक के पास कहने के लिए, है ना, द आर्थर हैज समथिंग टू से, लेखक के पास कहने के लिए कुछ होता है। समथिंग हैज, समथिंग मतलब कुछ, टू से मतलब कहने के लिए, है ना, विच ही परसीव्स टू बी ट्रू एंड यूजफुल आर हेल्पफुली, क्या है, ब्यूटीफुल, जिसे वह सत्य और उपयोगी और सहायक रूप से सुंदर मानता है। परसीव्स का मतलब होता है मानना, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया आपका। So far he knows no one has said it so far as he knows no one else can say it, है ना। सो वह जानता है कि किसी ने नहीं कहा, जहाँ तक वह जानता है कोई और नहीं कह सकता है। He is bound to say it clearly and melodiously if he may, clearly at all events. वह इसे स्पष्ट रूप से और मधुरता से कहने के लिए बाध्य है, यदि वह कर सकता है ना, सभी आयोजनों में स्पष्ट अपने जीवन के योग में। इन द सम ऑफ हिज लाइफ, इन द सम ऑफ हिज लाइफ मतलब अपने जीवन के योग में, यानी अपने जीवन काल में। ही फाइंड दिस टू बी थिंग आर ग्रुप ऑफ थिंग्स मैनिफेस्ट हिम, वह चीज़ों या चीज़ों में समूह पाता है, उसे प्रकट करता है ना। मैनिफेस्ट हिम मतलब उसको प्रकट करता है। वह चीज़ों और चीज़ों में समूह पाता है और उन्हें क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है, उन्हें दर्शाता है, उन्हें स्पष्ट करता है। दिस पीस ऑफ, the piece of this the piece of true knowledge or sight which he share of sunshine of the earth and earth has permitted him to seize. यह सच्चे ज्ञान का एक टुकड़ा है। कह रहा है दिस द पीस ऑफ ट्रू नॉलेज, यह सच्चे ज्ञान का एक टुकड़ा है। Our sight which he share of sunshine and earth has permitted him to seize, that is a book. कह रहा यह सच्चे ज्ञान का एक क्या है, टुकड़ा है, या दृष्टि, आर साइट या दृष्टि, जिसे जिसे उसके हिस्से की धूप, विच हिज शेयर ऑफ सनशाइन, है ना, उसके हिस्से की धूप, एंड अर्थ हैज़ परमिटेड, जिसे उसके हिस्से की धूप, है ना, और पृथ्वी ने जब उसे जब्त करने की अनुमति दी। कह रहा कि जिसे उसके हिस्से की धूप और पृथ्वी ने उसे मतलब अपनाने की अनुमति दी, शेष करने की यानी जब्त करने की अनुमति दी, दैट इज़ अ बुक, यही एक किताब है। तो आपका पहला प्रश्न आपका जाता है।
देखिए लिखा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। The opening sentence implies that the aim of written is book। कह रहा है कि जो पैराग्राफ था, जितना भी आपने पढ़ा, उसका अभिप्राय क्या है, कि उसकी किताब लिखने का उद्देश्य क्या है। रिपीट द मैसेज इट कंटेन्स, वह उस मैसेज को दोहराना चाहता था, बताना चाहता था जो उसमें सम्मिलित था। इनेबल द ऑथर टू एक्सप्रेस हिज आइडिया इन राइटिंग, परसीव्स फ्रॉम द एग्जिस्टेंस द मैसेज कंटेन्ड, और उसके बाद द प्रोपोगेट आइडियोलॉजी द आर्थर, द प्रोपोगेट आइडियोलॉजी ऑफ द आर्थर। लिख लीजिए प्रोपोगेट। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, प्रोपोगेट, है ना, प्रोपोगेट। या प्रोपेगंड एक होता है, प्रोपेगेंडा ना, तो उसी तरह से ये भी प्रोपेगेट होता है। प्रोपेगेट होता है ना। टू प्रोपेगेट हिज आइडियोलॉजी, प्रोपेगेट मतलब होता है प्रचार करना। क्या वो अपने विचार का प्रचार करना चाहता था। तो रिपीट द मैसेज इट कंटेन्स, इसमें जो सम्मिलित हुआ है मैसेज वो देना चाहता था, तो गलत है। इनेबल द ऑथर एक्सप्रेस हिज आइडिया इन राइटिंग, अपने लेखन के विचारों को वो एक्सप्रेस करना चाहता था। परसीव्स हिम फ्रॉम एग्जिस्टेंस द मैसेज इट कंटेन्स, प्रोपेगेट द आइडियोलॉजी ऑफ द आर्थर, वो अपने विचारों को साझा करना चाहता था जो कि एक किताबों के बारे में। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आर्थर, एक लेखक का, है ना, योगदान, या एक लेखक की सहयोगिता, यहाँ पे क्या हो जाए, कंट्रीब्यूशन, उसकी सहभागिता कितनी है। एम ऑफ राइटिंग बुक, बुक इज द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, राइटर एंड देयर बुक्स। तो यहाँ पे यही आपका एग्जैक्ट है कि बुक जो है हर तरह से एक नॉलेज का सबसे ज़्यादा उपयोगी स्रोत है। तो यही तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, ए पर्सन इज इम्पेल्ड टू राइट अ बुक बिकॉज, कह रहा है लेखक के अनुसार एक व्यक्ति प्रेरित होता है किताब लिखने के लिए, क्योंकि ही विशेस टू सेटिस्फाई हिज ईगो, वह अपनी इच्छा को शांत करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है। ही हैज़ समथिंग नाइस टू एंड प्लीजिंग टू से, उसके पास कुछ प्यारा और पसंदीदा जो है कहने के लिए होता है। ही इज़ कैपेबल टू एक्सप्रेस वॉट एवर ही वॉन्ट टू से, वह कहने के योग्य होता है जो वो कहना चाहता है। ही हैज़ डिस्कवर्ड समथिंग यूनिक ट्रू एंड गुड विच मस्ट कन्वे डिस्टिंक्टली म्यूजिकली, कह रहा कि ही हैज़ डिस्कवर्ड, उसने कुछ ऐसा ढूंढा होता है, यूनिक यानी विलक्षण, ट्रू अथवा सत्य, गुड अच्छा, विच ही मस्ट कन्वे डिस्टिंक्टिंग म्यूजिकली, जिसे वो लोगों से साझा करना चाहता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट।
ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही हो जाएगा। यही आपका सही हो जाएगा कि वो कुछ ऐसा चीज़ ढूंढता है जिसे वो चाहता है कि समाज में ये संदेश जाए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड, है ना, इन पैसेज। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है पैसेज में नहीं दिया गया है। ए राइटर इज मोटिवेटेड टू राइट ए बुक, है ना, डिस 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 स्कॉर्न्स ए ग्रेट ट्रूथ। An author of a book generally gathers some common truth and gives them popular and pleasing expressions। करा एक लेखक जो है कुछ जनरल चीज़ें इकट्ठा करके उसको जो काम आमतौर पर जो सत्य है, गिव्स देम पॉपुलर एंड प्लीजिंग एक्सप्रेशन, उनको उनसे जो है कुछ प्रख्यात और संतोषजनक जो है एक्सप्रेशन करता है। अ ग्रेट राइटर, a great writer is convinced that whatever he say is not an echo and imitation of what others have said। कह रहा कि एक महान लेखक हमेशा इस चीज़ को समझता है कि जो कुछ भी वह कह रहा है वह ना एक प्रतिध्वनि और ना कोई नकल है, और वह दूसरों के द्वारा कहा गया नहीं है। An eminent writer's message is conveyed through a plan, unambiguous, unambiguous लिखा है, unambiguous, unambiguous का मतलब होता है अस्पष्ट होता है। क्या होता है बेटे? स्पष्ट। तो कह रहा एन एमिनेंट राइटर्स मैसेज इज कन्वेड थ्रू अ प्लान एन एम्बिजियस लैंग्वेज। एक स्पष्ट भाषा में उसकी जो लेखन रहता है उसका लिखा हुआ रहता है और उसका संदेश भी लोगों तक पहुंचता है। तो ये सब तो सही है, लेकिन जो है ये राइटर कन्विंस्ड वाट एवर इससे, तो ये चीज़ यहाँ पे जो है हमारे वाक्य में नहीं आई है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं, Which of the following is opposite meaning the word manifest। कह रहा है मैनिफेस्ट, क्या कह रहा है? मैनिफेस्ट मतलब होता है घोषणा पत्र, तो याद रखिए घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मैनिफेस्ट गिवन इन द पैसेज। तो घोषणा पत्र का उल्टा क्या होगा? अनक्लियर, अस्पष्ट, डार्क अंधेरा, प्योर शुद्ध, हार्ड कठोर, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, डार्क अंधेरा, प्योर शुद्ध, हार्ड कठोर, अनक्लियर, यानी कोई घोषणा पत्र होता है तो उसमें सारी बातें अस्पष्ट रहती हैं, तो अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट हो जाएगा, तो यही इस विकल्प का अपोजिट हो जाएगा। आई थिंक अपोजिट ऑफ मैनिफेस्ट विल बी क्या? अनक्लियर। अनक्लियर विल बी द अपोजिट ऑफ मैनिफेस्ट, अंडरस्टैंड। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला पैरा लिखा है प्रिमिटिव। क्या लिखा है? प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। इस चीज को लिख लीजिए बिल्कुल, प्राचीन। अगले पैराग्राफ पर हम आ गए, प्राचीन, है ना। प्राचीन मतलब पुराना होता है, तो वही कह रहा है पुराने लोग, प्रिमिटिव मैन वॉज प्रोबेबली मोर कंसर्न्ड, है ना। प्रोबेबली लिख लीजिए, प्रोबेबली। तो जैसे आपने उसका लिखा, इसका लिख लीजिए संभवतः, संभवतः मोर कंसर्न्ड, इसको भी लिख लीजिए आप।
कंसर्न्ड, कंसर्न्ड को लिख लीजिए, कंसर्न्ड। यहाँ पे कंसर्न्ड का मतलब हो जाएगा चिंतित। क्या हो जाएगा? चिंतित, यानी ज़्यादा चिंतित रहते थे, है ना। आपको यहाँ पे लग सकता है, देखिए ज़रा यहाँ पे, कि प्रिमिटिव मैन वॉज प्रोबेबली मोर कंसर्न्ड, कह रहा कि ज़्यादा चिंतित रहते थे, प्राचीन लोग संभवतः ज़्यादा चिंतित रहते थे, विद फायर एज अ सोर्स ऑफ वार्मथ, है ना, आग को एक ऊष्मा के स्रोत के रूप में, एंड एज अ मीन ऑफ कुकिंग फूड, और भोजन पकाने के एक साधन के रूप में, देन ए सोर्स ऑफ लाइट, एक प्रकाश की तुल स्रोत की तुलना में। Before he discovered less laborious way of making fire, कह रहा है बिफोर ही डिस्कवर्ड लेस लेबोरियस वे ऑफ मेकिंग फायर, कह रहा है कि इससे पहले कि उसने ढूंढा हो एक सरल, लेस लेबोरियस मतलब, लेबोरियस का मतलब होता है कठिन, लेबोरियस का मतलब क्या होता है? कठिन, कठिन होता है। और लेस लेबोरियस का मतलब होता है ना, जो कठिन ना हो, यानी सहज। इससे पहले कि उसने ढूंढा हो एक सहज तरीका आग बनाने का, आग जलाने का, ही हैड टू प्रिजर्व इट, उसे इसे संरक्षित करना पड़ता था। संरक्षित, है ना, ये प्रिजर्व की मीनिंग हो जाएगी संरक्षित, करना पड़ता था। एंड वेन एवर ही वेंट ऑन जर्नी ही कैरीड फायर, है ना, ब्रांड, कह रहा कि जब भी वो यात्रा शुरू करता था वो एक आग अपने साथ, फायर ब्रांड यानी आग का थोड़ा सा मतलब, थोड़ी आग अपने साथ जो है फायर ब्रांड लेके जाता था जहाँ कहीं भी वो जाता था। His discovery that firebrand, है ना, his discovery that firebrand from which the torch may very well has have developed, कह रहा कि उसकी जो खोज थी, that firebrand, है ना, from which he torch may very well have developed, जिससे उसने क्या है, दीपक बनाना जो है डेवलप कर लिया, यानी विकसित कर लिया, could be used for illuminate was probably incidental to be primary purpose of preserving flame, कह रहा है could be used for illumination, किसके लिए? illumination लिख लीजिए, रोशनी, क्या होता है? रोशनी, illumination का मतलब होता है रोशनी, है ना। इल्यूमिनेट वॉज प्रोबेबली, है ना, प्रोबेबली का मतलब अभी लिखा आपने संभवतः, इंसिडेंटियल, है ना, इंसिडेंटल मतलब एक जो है घटना ही थी समझ लीजिए, टू प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रिजर्विंग फ्लेम, यानी एक लौ को प्रिजर्व करना, एक दीपक को जलाए रखने के लिए जो है प्राथमिक उद्देश्य उसका रहा होगा। लैम्प टू प्रोबेबली डेवलप्ड बाय एक्सीडेंट, कह रहा है लैम्प को भी संभवतः एक्सीडेंटली, है ना, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट लिखा हुआ इसको लिख लीजिए, मतलब कह रहा कि
जैसे सडनली आपने जो है एक्सीडेंटली नहीं होता है ना, जैसे कि उसको पहले विचार करके ना रख करके एक्सीडेंटली हाँ ये काम हो गया चलिए, है ना। संयोगवश यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब दुर्घटनावश नहीं, संयोगवश। तो संयोग जो है, संयोगवश लैम्प भी जो है, जो लैम्प है टू प्रोबेबली संभवतः डेवलप्ड बाई एक्सीडेंट, मतलब संयोगवश लैम्प को भी डिस्कवर्ड किया गया होगा। अर्ली मैन मे हैव फर्स्ट कॉन्सेप्शंस, कर रहा है कॉन्सेप्शंस, लिख लीजिए कॉन्सेप्शंस, कॉन्सेप्शन लिख लीजिए। कॉन्सेप्शन मीन्स होता है धारणा, इसको लिख लीजिए। कह रहा है कि उनके पास जो है फर्स्ट उनकी धारणा थी ऑफ अ लैम्प वाइल वॉचिंग ए ट्विक्स आर फायर बर्निंग इन द मॉल्टन फैट ड्रॉप फ्रॉम द रोस्टिंग कैरकेसेस। तो कह रहा है कि सबसे पहले उनको जो है वसा के, सबसे पहले जो है ये लैम्प की जो धारणा उनके अंदर आई होगी जब उन्होंने देखा होगा ट्विग्स यानी लकड़ियों अथवा फायर बर्निंग, है ना, आग को जलते हुए, मॉल्टन फैट्स ड्रॉप्ड, जो जलता हुआ मांस का टुकड़ा गिरता है, फ्रॉम अ रोस्टिंग कैरकेसेस, एक भुनते हुए शव, एक भुनते हुए शव की, है ना, रोस्ट यानी भूनते हुए या जलते हुए शव की जो है, शव से जब एक जलता हुआ टुकड़ा या भुनता हुआ टुकड़े में से ज्वाला निकलती तो उनको एक लैम्प का मतलब विचार आया होगा। ऑल ही हैड टू डू वॉज फैशन अ वेसल टू कंटेन फैट। कह रहा कि उन्होंने ऐसा सब इस तरह से किया होगा, उन्होंने एक जो है पात्र में फैट रखे होंगे, वसाएं रखी होंगी जो जानवरों के मृत सौ रहे होंगे, एंड फ्लोट ए लाइट रीड, है ना, इन इट, और एक जलती हुई जो लौ की एक लकड़ी जो है उसमें तैरा दी होगी। सच लैम्प्स, इस तरह की जो लैम्प हैं, दिए हैं, विच वर मेड ऑफ हालो स्टोन, जो हल्के जो है खोखले पत्थरों से मिलकर बने होते थे, आर सी सेल्स, अथवा जो समुद्री जो क्या नाम है सेल्स जो होती थीं, जैसे जो सीपियाँ होती थीं उनके खोखलों से, हैव परसिस्टेड इन आइडेंटिकल, have persisted in identical form up to quite recent times, है ना। इनको इनको परसिस्टेड किया गया होगा आइडेंटिकल फॉर्म में, यानी औपचारिक रूप में, अभिन्न रूप में, क्वाइट रिसेंट, जल्दी से ही इनको जो है फॉलो किया होगा, इस तरह से जैसा आज का मॉडर्न लैम्प है उस तरह का। तो जेएनबी 2008 में पूछा गया है। तो कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फायर फॉर प्रिमिटिव मैन वॉज टू प्रोवाइड वार्मथ, टू प्रोवाइड लाइट, टू कुक फूड, 1 और 3। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रकाश प्राप्त करने के लिए उनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, गर्मी और भोजन पकाने के लिए ही उनका उपयोग होता था। इसलिए
चौथा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा दोनों विकल्प सही बता रहा है, तो इस हिसाब से चौथा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रिमिटिव मैन यूज्ड फायर ब्रांड, क्या करते थे जो प्राचीन मानव थे वो आग को जो है लेकर के जाते थे कहाँ कहाँ। कीप अवे द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए। लेसन द लेबर्स, प्रोवाइड लाइट, प्रिवेंट द एक्सीडेंट। तो मेनली क्या है, वो कीप अवे द वाइल्ड एनिमल्स को जो है जंगली जानवरों को जो है दूर रखने के लिए भी मे बी वो यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। अगला है इन द पैसेज प्राइमरी मीन्स, कह रहा है गद्यांश में प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राथमिक है, प्रिमिटिव प्राचीन है, एलिमेंटल है, फंडामेंटल है, इसेंशियल है ना। तो यहाँ पे सबसे कह रहा है कि प्रिमिटिव यानी इसेंशियल, सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ पे प्राइमरी का मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है आग के द्वारा क्या है वो, तो यहाँ पे इसेंशियल इसका जो है मीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। अगला है लैम्प टू प्रोबेबली डेवलप्ड बाय एक्सीडेंट, लैम्प को भी है ना संयोगवश ही जो है क्या किया गया, संभवतः संयोगवश ही विकसित किया गया। दिस स्टेटमेंट शोज दैट लैम्प डेवलप्ड थ्रू एन एक्सीडेंट, कह रहा है एक संयोग से विकसित हुआ, चांस एक मौके से, प्लानिंग योजना से, फेट है ना। तो एक्सीडेंट इसका मतलब है एक संयोगवश जो है एक्सीडेंटली जो है लैम्प विकसित हुआ। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, इनमें से कौन सा, डिस्कवरी ऑफ फायर, यूजेज ऑफ फायर, प्रिमिटिव मैन एंड फायर, लैम्प। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि सारा कुछ लैम्प के बारे में ही कहा गया है। यूजेज ऑफ फायर के बारे में तो कहा गया पहले के लोगों को, डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में कहा गया, लेकिन मेनली जो है लैम्प कैसे बना, लैम्प की खोज कैसे हुई, किस तरह से लैम्प बना, उसके बारे में ज़्यादा दिया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।